बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK रेड लाइन। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर वकला की बड़ी तादाद इस वक्त आइन को बचाने के लिए, इस मुल्क के कानून को बचाने के लिए पहुंच चुकी है। ये वही आइन है जिसने बार बार इस कोर्ट से नज़रिया ज़रूरत के तहत अपने आप को कत्ल करवाया। ये वही आइन है जिसने कभी इसी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अयूब के मार्शल को हलाल करार दिया गया। ये वही आइन है जिसको कभी भुट्टो की फांसी को हलाल करार दिया गया इस कोर्ट के ज़रिए। ये वही आइन है जिसमें ज़िया-उल-हक की हुकूमत को भी आइनी करार दिया गया इस कोर्ट के ज़रिए। फिर मुशर्रफ, फिर उसके बाद ये लोग तो वो थे जो बावर्दी थे, जर्नैल थे, इनकी ताकतों पे इनको अंदाज़ा था, इसलिए ये लोग डरते थे। लेकिन अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पीछे जो आपको सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रही है, इसकी तौहीन उस शख्स ने की है जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एक उसका काम है इलेक्शन करवाना। इस वक्त उसने इलेक्शन की डेट पहले उसने मौक़िफ़ दिया कि हम डेट नहीं दे सकते। जब गवर्नर ने और सदर ने मिलकर डेट दी तो उसने अपनी मर्ज़ी से डेट चेंज करके 8 अक्टूबर पे ले गए। और इस आइन को बार बार पामाल करने वाले कौन लोग हैं? जस्टिस अब्दुल क़य्यूम जैसे लोग जो फ़ोन करके पूछते हैं कि सज़ा कितनी देनी है। रफ़ीक तारड़ जैसे लोग जो सिटिंग चीफ जस्टिस होते हुए बैग उठा के रिश्वत के पैसों के जजेस के अंदर तकसीम करते थे। या सईदुज़्ज़मान सदीकी जैसे लोग जो बाद में गवर्नर बन जाते हैं, पहले वो जो है हुदैबिया पेपर मिल के केसेस ख़त्म करते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 1997 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में, वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा फ़िज़िकल हमला किया गया। अगर मैं कहूँ कि इनके साथ एक गैंग पूरा का पूरा इधर आया, जिसके बाद यहाँ से जो अंदर लोग जस्टिस बैठे हुए थे और जो स्टाफ बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, उसने भाग कर जान बचाई। उस वक्त भी सबसे मेन किरदार तारड़ फैमिली का था, आज भी सबसे मेन किरदार तारड़ फैमिली का है। आज भी वो तारड़ फैमिली आइन की गर्दन के ऊपर पैर रख कर इस सुप्रीम कोर्ट को बिल्डोज करके अपने इक़्तिदार को पुरलॉन्ग करना चाहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिलपजीर भट्ट साहब जो एक लॉयर भी हैं। हम इनसे पूछेंगे, भट्ट साहब क्या उम्मीद है? वकला तो काफ़ी तादाद में आ गए हैं, क्या इस दफ़ा भी कोई नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा हो जाएगा अंदर, या सुप्रीम कोर्ट इस दफ़ा आइन को बहाल करेगी और आवाम की उमंगों के मुताबिक? हालांकि ये फ़ैसला 5 मिनट का फ़ैसला था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मेरे जैसा अगर कोई बंदा हो, कानून का स्टूडेंट हो, तो कि यार वन लाइनर है इसके अंदर जाएँ और बाहर आएँ, 90 दिन में इलेक्शन नहीं तो सबको फांसी पर चढ़ाएँ, आर्टिकल 6 लगाएँ। क्या ऐसा मुमकिन है? आज ये कोर्ट इस किस्म का कदम उठाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा आपकी एफर्ट्स को, और जो सर्विसेज इस कौम के लिए आप दे रहे हैं, जो इस पार्टी के लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं, मैं आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि इज़्ज़त करवाई नहीं जाती। इज़्ज़त आपके जो अमाल होते हैं वो करवाते हैं, आपकी ज़बरदस्ती से इज़्ज़त नहीं होती। आज हम जहाँ खड़े हैं, जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ये सिर्फ एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की इज़्ज़त, इस बिल्डिंग का ताल्लुक़ यहाँ अंदर से आने वाले फ़ैसलों के साथ मुंसलिक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो आपने माशाल्लाह इतनी डिटेल में हिस्ट्री बताई है, मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट जहाँ खड़ी है, ये बाहर जो कानून के रखवाले, काले कोर्ट वाले यहाँ पे खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। और आज मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसला दे। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं देगी तो आपने देख लिया, इससे पहले जिसने भी अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया, उसने फिर इस मुल्क में अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। जैसे कि मैं अगर नाम लूँ जनरल बाजवा का, तो जनरल बाजवा ने अपनी ड्यूटी से, अपने ओहदे से इनहराफ किया, और आज जनरल बाजवा के साथ क्या हो रहा है, ये कौम उसे क्या कर रही है? कौम माफ़ नहीं करती है, और न ही तारीख़ के औराक में से आपका नाम निकल सकता है। लिहाजा मैं इस सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद भी करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आइन से इनहराफ नहीं करेगी और आइन के मुताबिक फ़ैसला देगी। और आइन क्या है? आइन उस एक तहरीर का नाम है जो इस कौम की मंशा के मुताबिक लिखा गया, और उस मंशा को आप तब्दील नहीं कर सकते। जहाँ तक ताल्लुक़ है नज़रिया ज़रूरत का, जब भी आप नज़रिया ज़रूरत पे गए हैं, आपने इस मुल्क की असास को, इस मुल्क की बुनियादों को खोखला किया है। और मैं समझता हूँ आज वो वक्त है कि आप आज जितने भी पुराने जो ज़ख्म थे जिससे ये कौम घायल हुई है, उनको आप फिल करें और इस कौम के साथ, इस काले कोट वाले के साथ आप खड़े हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइन और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक ही पेज पे होंगे। क्या वजह है मरियम नवाज़ खड़ी होती है जलसों के अंदर, सरेआम जजेस की तस्वीरें दिखाकर, उनकी फैमिली की तस्वीरें दिखाकर उनको मलाइन करती है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत का कोई केस नहीं होता, जबकि इमरान खान
एक कानूनी लीगल नोटिस भेजने की बात करते हैं ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ और उनको नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाते हैं, उनको बार बार अदालतों में पेश होना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। क्या ये वीडियोस और ऑडियोज़ की जो कहानी है, क्या मरीम नवाज़ के पास कोई ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ तो नहीं पड़ी जिसकी वजह से कानून के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हों उन वीडियोज़ की, उन ऑडियोज़ की? जैसे जज अरशद मलिक साहब थे, जैसे वो जस्टिस अब्दुल कयूम साहब थे, जैसे अभी ताज़ा सूरत हाल में अभी एक जज ने जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ख़त्म किए शहबाज शरीफ के, उसको लाहौर का कोई कमिश्नर वगैरह लगा दिया गया। तो इस किस्म की मरात भी देते रहते हैं, किसी को सेनेटर, किसी को सदर, किसी को गवर्नर बना दिया जाता है और अगर जो लोग इससे राज़ी नहीं होते तो उनकी वीडियोज़ बना ली जाती हैं, उनकी ऑडियोज़ बना ली जाती हैं। तो क्या वजह है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो रही मरीम नवाज़ के खिलाफ? हमारे साथ यहाँ पर सिविल सोसाइटी में इरम मुमताज़ साहिबा मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। साथ देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ चूँकि मेंटली और पॉलिटिकली वो इतनी मैच्योर नहीं है कि उसकी बातों का जवाब दिया जाए। जहाँ तक उसके कर्मों का ताल्लुक है या उसके जो कुछ भी वो जजेस के साथ या जुडिशरी के साथ या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ जो कुछ वो करती आई है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों का बड़ा पन है कि वो इसकी फजूलियात का वो जवाब नहीं देते। जहाँ तक ताल्लुक है कि उसके पास वीडियोस हैं या इस तरह की चीज़ें, देखिए मरियम ख़ुद से तो कुछ भी नहीं करती। हमें उन किरदारों को, उन चेहरों को अयां करना होगा, उन्हें पहचानना होगा, कौम के सामने रखना होगा कि मरियम को ये तमाम डाटा, ये तमाम चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक तो कौम उन लोगों को पहचान चुकी है और जो रहते हैं इंशाल्लाह, जैसे खान साहब ने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, जो कुछ रह गए थे ना 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में, वो भी सामने आ गए। तो अभी हमारी उम्मीद, हम पाकिस्तान की उम्मीद, काले कोर्ट की उम्मीद, इस आवाम की उम्मीद सिर्फ वो 3 लोग हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। जी प्लीज़। मेरे साथ मौजूद हैं सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी दलेर खातून है, हर महाज पर आगे खड़ी होती हैं। हर महाज का मतलब ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, औरतों के हकूक़ के लिए और इसके अलावा बच्चों के हकूक़ के लिए भी हमें पेश नज़र आती हैं। मैं इस वक्त देखें यहाँ पर तहरीक इंसाफ नहीं खड़ी हुई, यहाँ पर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी खड़ी है जो पाकिस्तान की आइन और कानून की बालादस्ती की जंग की उम्मीद लगा के इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर आई हुई है कि जो बज़ाहिर तो बड़ी मजबूत इमारत नज़र आती है लेकिन अपने फैसलों की वजह से ये खोखली हो चुकी हुई है। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्या फैसला देंगे? आपको क्या लग रहा है कि आज आइन कानून की जीत होगी या एक दफ़ा फिर नज़िया ज़रूरत निकल के एकदम बाहर आएगा और इलेक्शन को लेफ़्ट राइट करके कुछ मीठा कुछ खट्टा करके दे दिया जाएगा? इंशाअल्लाह जी, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इस मुबारक महीने में कि पूरी दुनिया के मुसलमान दुआएं कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए, आइन की पासदारी के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना और अल्लाह ही इसका रखवाला है। आप देख लें जैसे जैसे ये हालात पिछले साल से होते आ रहे हैं, अल्लाह का कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर, कि अल्लाह ने इन काली भेड़ों को देखिए इकट्ठा कर दिया है। वो सुल्तान अयूबी ने कहा था ना कि सब आपके दुश्मन इकट्ठे हो गए, तो उसने कहा था कि फिर तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है कि मुझे अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान वो मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद, जो सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह वो और उसके साथी खड़े हुए हैं, बूढ़े बच्चे जवान, 400 से ज़्यादा इन्होंने बग़ैर किसी वजह के सपोर्टर्स को उठाया, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया। चीफ जस्टिस साहब के साथ सबकी नहीं, अभी जो रिसेंट जो हुआ है वो 4000, वैसे देखा जाए तो कई 2000 से ज़्यादा टाप चुके हैं। अभी जो कोर्ट में आए, जो उसमें उठाया गया, तो वहाँ पे कहीं को तो पता ही नहीं जो लास्ट जो आए थे उसकी जी। तो ये है कि जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो। इमरान खान के साथ क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, और चीफ जस्टिस साहब जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल साबित कदम है, उनके साथ पूरी कौम की दुआएं हैं। और हम बहैसियत एक औरत और बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, ये देखें मैं अभी एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ और मेरा ताल्लुक़ एक फ़ौजी ख़ानदान से है और मेरा तो खून खौल उठता है कि वो मेरे वालिद को मिलिट्री क्रॉस मिला हुआ है। जंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लड़े और जिस तरह वो ज़ख्मी हुए कि हमने तो उस तरह के फ़ौजी देखे हैं, गैरतमंद, इज़्ज़तमंद और शहीद होने वाले। कर्नल सुहेल मेरा नेफ्यू वो शहीद हुआ, मेजर उस्मान वो मेरी नीस का हस्बैंड वो शहीद हुआ। तो हमें तो शहीदों की फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो
जब मैं देखती हूँ कि ये काली भेड़ें, क्या इस्टेब्लिशमेंट हो, क्या जुडिशरी हो, क्या सिविल सर्वेंट हो, इन्होंने पाकिस्तान को जो खोखला कर दिया है, अब बहुत हो चुकी है। अल्लाह ने इन सब काली भेड़ों को एक्सपोज कर दिया है कि चाहे मरियम हो, और नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, अब कौम खड़ी हो गई है। अब कौम को इनके मकरू चेहरे नज़र आ गए हैं। और इन अली बाबा जो बैठा हुआ है इंग्लैंड में, और ये 40 चोर जो हैं, इनको पता है कि इनकी पॉलिटिकल मौत होगी अगर इलेक्शन हो गए। अब सिंध से भी क्लीन स्वीप हम करेंगे। और आज ये देख ले, अगर आप जो देख सकते हैं, जो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से वकला, जो गैरतमंद वकला है, जो असूल पे चलने वाले वकला हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, औरतें और आदमी। और ये देखें, हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो बहैसियत पाकिस्तानी अपना हक अदा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर कोई मिस एडवेंचर का अगर आप सोच रही हैं, ये काली भेड़ें, तो सोचिएगा भी मत कि ये कौम जाग गई है। ये ना हो कि श्रीलंका वाला मॉडल बन जाए और आप मुंह दिखाने के काबिल ना रहें और ज़मीन तंग हो जाए आपके ऊपर। और कितना भागेंगे आप? पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद है, और अभी आपकी जो बेइज्जती होती है, जलालत आपको जो फेस करनी पड़ती है, आप बाहर शॉपिंग के लिए नहीं निकल सकते। इंग्लैंड में घर के बाहर चोर चोर के नारे जो होते हैं, अगली 10 पुश्तें आपकी इसका खमियाजा भुगतेंगी। जो आपने बीज बोया है, वो आपकी आने वाली पुश्तें उसका खमियाजा भुगतेंगी। और जो हराम खिलाया है, वो हराम आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान का सोचें, अभी भी वक्त है। नज़ा के आलम से पहले आप माफ़ी मांग लें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सवाल और अलहदा से